झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन काफी हंगामेदार हो चुका है। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आंदोलनकारी छात्र विधानसभा परिसर में पहुंच गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकना शुरू किया तो कुछ छात्र दूसरे पहाड़ी वाले रास्ते से विधानसभा के बाहर पहुंच गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की तेज बौछार की गई। एक तरफ झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों का विशाल हुजूम उमड़ा हुआ है, तो वहीं विधानसभा के अंदर सदन की कार्यवाही भी चल रही है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस की कार्रवाई की कहानी, प्रदर्शनकारियों और छात्रों की जुबानी। यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है, यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। वो ज्यादा दर्दनाक है। तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। आज जैसे कि हमने पुराने विधानसभा से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है और यहाँ तक चल के आए हैं, इसके अंदर जो हमारे साथ छात्र हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आगे बढ़े हैं और वो दो बैरिकेड क्रॉस करके आगे आए और यहाँ पे आने के बाद धर्मेंद्र मंडल करके एक छात्र है जो हमारा ही साथी है, वो 14 दिन से भूख हड़ताल पर थे और उन्हें यहाँ की पुलिस ने इतनी दरिद्रता दिखाई है उनके साथ कि उनके पूरे बदन को लाल कर दिया है। अभी उन्हें यहाँ से एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया है और पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है, बजाय उसके कि वो यहाँ पर बातचीत का एक सिलसिला चलाए या छात्रों की डिमांड मांग ले। झारखंड की यूथ है वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और अगर आपको शंका है तो आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और हमेशा आप सीआईडी से लिपापोती करवाने का काम करते हैं। और जितना भी यूपी बिहार में जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है टीडीपीएल, उसका आपने चयन किया। राज्य सरकार में पूरी खामी है। राधे से आप देख सकते हैं जोश थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। पानी का आग भी बरसे तब भी जाएंगे विधानसभा। बहुत लेवल पे बैरिकेडिंग तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा। हमारे साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, तस्वीरों में हमने देखा पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस चला रही है। आखिर ये नौबत क्यों आई जब सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था? साथ ही धांधली और पेपर लीक पर प्रशासन ने क्या बड़े एक्शन लिए हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो विधानसभा के प्रोटेस्ट को लेकर, घेराव को लेकर जो मार्च था वो छात्रों का आगे बढ़ा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैरिकेडिंग्स जो है वो तोड़ी गई और जो छात्र हैं वो आगे बढ़े। भीड़ काफी ज्यादा हो गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भीड़ को, छात्रों की जो भीड़ थी उसे तितर बितर करने को लेकर बल प्रयोग किया। वाटर कैनन के साथ साथ टीयर गैस हो या फिर लाठी चार्ज हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो की गई। अभी भी यहाँ पर छात्र जो हैं उनकी मौजूदगी है, न सिर्फ विधानसभा के पास समीप जो लास्ट बैरिकेडिंग वहाँ पर, बल्कि सड़कों पर तमाम जगहों पर जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी जो मांगे हैं वो इस जो हम आपको कुछ छात्रों से भी बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आज जो जिस तरह का मार्च हुआ, आप संविधान भी साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में ये एक पोस्टर भी है, क्या कुछ कहना? जोहार, मेरा नाम गिरधारी महतो है। ये सिलसिला एक दिन पहले ही मेरा स्टार्ट हो गया था। मैं कल दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा कचहरी मैदान खुटी में जो है वहाँ पर बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा है, उसका माल्यार्पण किया और मैं भूख हड़ताल करते हुए 50 किलोमीटर पैदल मार्च करते के यहाँ पर खुटी स्टेडियम, रांची स्टेडियम पहुँचा मैं। तो इस बीच आज यहाँ पर हाँ वहाँ पर 10:30-11 बजे के रात में पहुँचा था। फिर आज मैं यहाँ आया हूँ। अभी भी मैं भूख हड़ताल में ही हूँ। भूख हड़ताल करने का तात्पर्य मेरा इतना है कि एक इंसान के पास विरोध करने का जो अंतिम उपाय होता है वो भूख हड़ताल ही होता है, ताकि सरकार जल्दी संवेदनशील हो और छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसे पूरा करे। क्योंकि मैं एक लेखक और कवि भी हूँ, तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास करता हूँ। तो अभी तक मांगे नहीं मानी गई, देख सकते हैं हाथ में संविधान भी लेकर चल रहे हैं। क्या लगता है जो डिमांड्स है, कौन कौन से डिमांड है जहाँ पर सरकार आके अटक जा रही है? सरकार की सूझ, देखिए, सरकार वहीं पर अटक रही है जहाँ पे लगता है उन्हें कि उनके ही लोग हैं, ताकि उनका नाम इसमें जो है ना बाहर आए। हालांकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, वो गलतियां माने सरकार
और गलतियां मान करके उसको सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि ये आज का नया भारत है। ये सीख लेनी चाहिए पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है भारत में, उससे झारखंड सरकार को सीख लेनी चाहिए कि सरकार विद्यार्थियों की मांग को जल्द हुई हैं उसे मानना चाहिए। और सरकार से यही दरखास्त है, जो स्टूडेंट्स के भी उनका साफ तौर से यही कहना है कि सीजीएल परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच जो है वो कराई जाए। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर छात्रों के आंदोलन और विधानसभा घेराव के बीच रांची में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी ने पूछताछ के बाद जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि परीक्षा के लिए पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जेपीएससी ने चुना। तत्कालीन जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते पर 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप भी है। और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। छात्रों की कौन सुने? इधर दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसक कार्रवाई पर संसद में चल रहा गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। विपक्ष की लगातार मांग के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में न सिर्फ बयान बल्कि बहस के पक्ष में है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब मामला विपक्ष के पाले में है और वो संसद चलने दे और हंगामा नहीं करे। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं। सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। हादसे के बाद हुए स्टैंडर्ड डोप टेस्ट में फ्लाइट इन कमांड की स्क्रीनिंग रिपोर्ट क्लियर नहीं आई। अब सैंपल को कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, जांच एजेंसी एआईबी ने इस पूरे मामले को सीरियस इंसिडेंट की कैटेगरी में डाला है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन 2-3 पहलुओं पर मुख्य रूप से फोकस है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पायलट्स का क्या रोल रहा था, क्योंकि इस जो प्लेन थी उसकी लैंडिंग के बाद जब स्क्रीनिंग की जाती है पायलट इन कमांड की और फर्स्ट ऑफिसर की जो साइको एक्टिव टेस्ट स्क्रीनिंग होती है, उसमें जो रिजल्ट आया है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट आया है, वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली हम इसे पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। अगर कभी टेस्ट नॉन नेगेटिव आता है तो उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। और अगर इस टेस्ट में भी रिजल्ट नॉन नेगेटिव होता है तो ये माना जा सकेगा कि ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, या फिर जो पायलट है वो किसी तरह के नशे में था या फिर उसने किसी तरह का साइको एक्टिव सब्सटेंस लिया था। इसका कंफर्मेशन उसके बाद ही हो पाएगा और जो सूत्र बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में जो फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट है उसके नतीजे आ सकते हैं। इसी बीच 1-2 चीजों पर और विचार किया जा रहा है। कुछ आई विटनेसेस का, जो पैसेंजर्स थे, उनका जो अकाउंट था, उन्होंने कहा था कि जो पायलट का बिहेवियर था वो थोड़ा सा उन्हें एबनॉर्मल लगा था, तो क्या उसे भी क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा उन आई विटनेसेस के जरिए। और तीसरा, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर भी जांच हो रही है, क्योंकि एक साथ 9 टेक्निकल स्नैक्स पाए गए थे, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। और उसमें हाइड्रोलिक फेलियर था, उसमें ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट जैसे कई सारे फिनोमिना एक साथ हो गए थे। तो उसकी कितनी सच्चाई है, इस पर भी जांच हो रही है और अगले 1-2 दिनों में इसकी जो है कुछ और सच्चाई सामने आ सकती है। इसी बीच जो पायलट एसोसिएशन एल्पा है उसने भी अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि खासतौर पे जो सेल्फ मेडिकेशन से वो बचें और अगर कोई दवाई लेते हैं तो उसे डिक्लेयर करें और साथ ही उसका पूरा जो रेसिप्ट है वो साथ में लेकर चलें। ऐसा एल्पा इंडिया की तरफ से अपने तमाम मेंबर्स को कहा गया है।
मेटा और आईटी मंत्रालय के बीच चली 3 दिनों की बैठक में कंपनी को कई निर्देश दिए गए। मेटा से कहा गया कि वो अपने एल्गोरिदम में बदलाव करे ताकि डीप फेक और प्रोपेगेंडा का प्रसार कम हो। साथ ही कंपनी को कंटेंट हटाने के निर्देश का भी तुरंत पालन करने का आदेश है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने के मामले में आईटी मंत्रालय ने मेटा के ग्लोबल अधिकारियों को सम्मन किया था। उनके साथ लगातार 3 दिन तक बैठक चली। पहले दिन की बैठक में मेटा के ग्लोबल अधिकारियों ने आईटी सचिव और आईटी मंत्री से मुलाकात की। उसके बाद कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग का बयान आया कि वो अपने प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो हटाने को लेकर के माफी मांगते हैं और कंपनी आगे चल करके बाल शोषण या डीप फेक कंटेंट है उसको भी हटाने की दिशा के अंदर काम करेगी। दूसरे दिन कंपनी ने एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन आईटी मंत्री को दिया और तीसरे दिन आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को फिर से एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद कंपनी को कई सारे निर्देश दिए गए। सबसे पहले कंपनी को कहा गया कि जो अभी आप एल्गोरिदम बायस चल रहे हैं उसको ठीक करने में काम कीजिए ताकि प्रोपेगेंडा या फिर डीप फेक वीडियो ना चल सके। कंपनी से यह भी कहा कि आपको जितने भी निर्देश दिए जाते हैं वीडियो हटाने के, आप उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। कई बार आप उसमें कार्रवाई करने में टाइम लगा देते हैं जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो काफी तेजी से फैलता है, तो बहुत जल्दी आप उसके अंदर काम करें। इसके अलावा जितना भी सिंथेटिक कंटेंट है, डीप फेक कंटेंट है, आर्टिफिशियल जनरेटेड कंटेंट है, उसको हटाने की दिशा में भी कंपनी अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को मजबूत करे। तो ये सारे निर्देश कंपनी को ऑलरेडी दे दिए गए हैं। कंपनी को कहा है कि आपको इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और हम लगातार आपके साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन करते रहेंगे। आईटी मंत्रालय और मेटा के अधिकारी लगातार एक कोऑर्डिनेशन में रहेंगे ताकि आगे चल करके ऐसी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाजार में भले ही सुस्ती दिख रही हो, लेकिन सोने चांदी में एक बार फिर से तेजी आ गई। सोने चांदी में तेजी के क्या कारण हैं, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। अगर आप पिछला हफ्ता यहाँ पर देखें तो हमने सोने में करीबन 7% और चांदी में करीबन 11% का यहाँ पर इजाफा आते हुए देखा है। ये एक हफ्ते की तेजी है और पिछला एक महीना अगर यहाँ पर देखा जाए तो सोना करीब यहाँ पर 9% चढ़ा है और चांदी में 12% का इजाफा देखने को मिला। 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि हमने जो यूएस का जॉब्स डेटा है यहाँ पर बढ़त नहीं कॉन्ट्रैक्शन आते हुए देखी है, यानी कि यूएस में जॉब्स खोते हुए हमने देखा है। तो जो 70% की प्रोबेबिलिटी थी कि सितंबर में यूएस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, अब वो घटकर 35% हो गई है। तो ये काफ़ी बड़ा बुलिश माना जा सकता है सोने चांदी के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है पैसा यहाँ पर डिप्लॉय होगा दूसरे एसेट क्लासेस में और वो सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी में जा सकता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। 101 का स्तर तो टूटा, 100 का भी टूटा और बाजार को लगता है कि 99 भी टूटने बहुत दूर नहीं है। 98 जैसे लेवल्स हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है उसका भी पूरा फायदा हम यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $4000 प्रति आउंस का लेवल हमने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड होते हुए देखा है। अब प्राइसेस 4300 के आसपास चल रहे हैं। मार्केट्स को लगता है कि दिवाली या इस साल खत्म होते होते तक 4500, 4800 तक के लेवल्स आप आराम से बनता हुआ देख पाएंगे। यानी कि यहाँ से 10 से 15% की तेजी आप सोने और चांदी दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी तो एक्चुअली इंडियन मार्केट्स में क्योंकि इंपोर्ट कम है तो इन एनी केस प्रीमियम पे चल रही है। तो अगर $64 प्रति आउंस का इंटरनेशनल लेवल है, चांदी आपको इंडियन मार्केट्स में 66 के लेवल पे मिल रही है, यानी कि $2 से $2.5 का प्रीमियम है। लोग क्लियरली सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर खरीदने में लगे हुए हैं। CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद बड़े ट्रेडर्स के डेरिवेटिव टर्नओवर में लगातार तेज गिरावट देखने को मिली है। आखिर टर्नओवर कितना घटा, इसका ब्रोकर्स की कमाई पर कितना असर पड़ेगा और CAS ब्रोकर्स के लिए इतना अहम क्यों है, पूरी तस्वीर बता रही है श्रेया। थर्सडे को डेटा आया और डेटा में हमें ये दिखा कि वॉल्यूम काफ़ी घटे हैं। बड़े ट्रेडर्स के टर्नओवर, डेरिवेटिव टर्नओवर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। FIs, प्रोप्राइटरी या रिटेल का टर्नओवर देखे तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। आंकड़े रखती हूँ आपके सामने, वो स्टैक आएगा आपके सामने। हाँ, एक तो ये है कि टर्नओवर घटने से ऑब्वियसली जो लिस्टेड BSE, एंजल वन जैसे लिस्टेड ब्रोकर्स स्टॉक्स हैं उस पर एक असर पड़ने को मिल सकता है, क्योंकि रेवेन्यू पर कहीं ना कहीं जाकर उसका एक असर दिखाई देगा। वो डेटा पहले रखते हैं सामने और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गिरावट आई, उसका असर कैसा आएगा। देखिए 16 जुलाई को FIs की बाइंग करीब 32 लाख करोड़ के आसपास थी, जो
8 अगस्त के आंकड़े आए वो 19 लाख करोड़ हो गए। तो गिरावट आप 41% का देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोप्राइटरी वाले आंकड़े रखे सामने। 16 जुलाई को यहाँ पे 460 लाख करोड़ के आसपास थी, जो 8 अगस्त को 233 लाख करोड़ के आसपास रह गई। तो यहाँ पर भी 49% का गिरावट देखने को मिली है। रिटेल की बात करें और अदर्स की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें गिरावट करीब करीब 40% का ही है। 256 लाख करोड़ के आसपास 16 जुलाई को यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती, जो 8 अगस्त को 151 लाख करोड़ हो गई। तो वॉल्यूम में गिरावट आई है और इस गिरावट का असर देख पाएंगे आप BSE, एंजल वन जैसे लिस्टेड स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि कम कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स में से ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू पर दबाव पड़ सकता है आगे चलकर। हालांकि इसकी और पुष्टि होगी कुछ और सेशंस के बाद, लेकिन प्रीमियम बढ़े भी तो क्या हुआ, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़े तो उसका एक असर देखने को मिलेगा, भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे स्टॉक्स फोकस में रह जाते हैं। कल इंपॉर्टेंट होगा फिर से देखना कि किस तरीके से क्लोजिंग होती है और कल के आंकड़े वॉल्यूम वाइज कैसे आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उसके भी आंकड़े सामने रखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं, वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है और उसका एक असर कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरान और अमेरिका में सुलह कब होगा, इसका सस्पेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि फिलहाल अमेरिका ने मिलिट्री स्ट्राइक के ऑप्शन को होल्ड पर रखा दिया है। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल अमेरिका का फोकस ईरान पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे घुटने पर लाने का है। उन्होंने कहा कि ईरान में भयंकर महंगाई और ईरान अमेरिकी और दूसरी पाबंदियां झेलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हॉर्मूज खुलने पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। वजह है कि ओमान और ईरान में जो डील हो रही है उस पर ईरान ने शर्त लगा रखी है। ईरान ने दो टुक कह दिया है कि अमेरिका को इसका फायदा तभी मिलेगा जब वो जून में हुए अंतरिम समझौते को लागू करे। वहीं ट्रंप अपने दोस्त नेतन्याहू के मोर्चे पर भी परेशान है। नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को मानने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास पीछे नहीं हटता तब तक इजराइल वहां से नहीं हटेगा। Israel rejects the 15-point plan. I heard that there were those who said you didn't say it, but we did say it. And here, I am saying it again. Israel rejects 15-point plan. The IDF will not carry out any withdrawal until the dismantling of Hamas and its weapons. And when I say dismantling Hamas and its weapons, that means heavy weaponry, less heavy weaponry, and smaller arms. All weaponry. We're talking about a true dismantling, not a fictitious dismantling. We're now speaking with the Americans about this subject. They have ideas. Some of them are acceptable to us, and some are unacceptable to us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों से व्यक्तिगत तौर पर बात की और उनकी उपलब्धियों की तारीफ की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 मेडल जीते, उनमें 13 गोल्ड मेडल शामिल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर आपका मूड खराब है तो छुट्टी के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। बॉस से बस कहिए आज मन नहीं है। जी हाँ, चीन की अनहैप्पी लीव को लेकर भारत में भी चर्चा तेज है, लेकिन क्या भारत में भी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए? क्या मूड लीव मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी कदम है? इसी पर होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।